नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का मनोविज्ञान का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ेंगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ेंगे और बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से यूँ मान लीजिए बहुत ही शानदार मैटर, और हर एक एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती का चाहे कोई सा भी पेपर हो, इस वीडियो में से कम 8 से 10 प्रश्न कंफर्म आ जाएंगे साथियों। 8 से 10 प्रश्न। तो देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ तो कि भाई प्रश्न कैसे बनेंगे, कौन से सिद्धांत में से क्या चीज़ें आती है, वो चीज़ें हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, साइकोलॉजी का स्पेशल ये वीडियो है। इसमें हम बुद्धि, विकास और अधिगम के समस्त सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर विकास के सिद्धांत और सबसे अंत में अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आता है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, उन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से समझाऊंगा उसी तरीके से अगर याद रखते हो तो निश्चित रूप से साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे हिसाब से सभी ने साइकोलॉजी नॉर्मल पढ़ रखी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। प्रथम सिद्धांत है आपके बुद्धि का एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा सन 1905 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर अल्फ्रेड बिने, या फिर बिने भी आ सकता है। अल्फ्रेड नहीं आएगा कभी भी, या तो अल्फ्रेड बिने आएगा विकल्प में या बिने आएगा। इसको बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। देखिए, इस सिद्धांत में बिने के द्वारा का क्या बताया गया है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, किसी भी तत्व का बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता है, बल्कि समस्त जो हमारी मानसिक शक्तियाँ होती है वो किसके अधीन होती है साथियों? बुद्धि के अधीन होती है। तो ये है आपके बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, जिसको बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि एक अखंड अविभाज्य इकाई है, इसको आप खंडों में नहीं तोड़ सकते हो। ऐसा है आपके बुद्धि का एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत। क्योंकि नाम ही एक खंड है, तो मतलब आप इसको खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, आप इसको अलग अलग तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। फिर जब ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ तो अगला सिद्धांत आया साथियों, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। बुद्धि के इस द्विखंड सिद्धांत को बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, और जिसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है साथियों। तो एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकता है, कैसे बनेगा कि बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था, या बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था, या बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक भी आ सकता है आपके। तो आपका सीधा सा आंसर क्या रहेगा साथियों? स्पीयरमैन आपका सही उत्तर रहेगा। देखिए, स्पीयरमैन ने अपने इस सिद्धांत में क्या बताया है? द्विखंड या द्वितत्व के सिद्धांत में क्या बताया है कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं साथियों? बुद्धि के दो कारक होते हैं। एक आपके सामान्य कारक होता है और एक आपके विशिष्ट कारक होता है। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये या फिर सामान्य तत्व या विशिष्ट तत्व, ये दो तत्व होते हैं बुद्धि के, ऐसा स्पीयरमैन का मानना है। लेकिन साथियों, ये सिद्धांत भी जब मान्य नहीं हुआ तो स्पीयरमैन के द्वारा ही बुद्धि का त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत दिया गया। त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। द्विखंड, द्वितत्व या द्विकारक का भी स्पीयरमैन ने दिया था, और त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया साथियों। इसमें इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि के दो नहीं बल्कि बुद्धि के 3 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 3 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 कारक? एक तो सामान्य कारक होता है, जो पहले भी बताया था। एक विशिष्ट कारक होता है,
और साथियों जो तीसरा कारक इन्होंने जोड़ा था वो था समूह कारक। क्या नाम था इस तीसरे कारक का? समूह कारक होता है साथियों। तो ये 3 कारक बुद्धि के त्रिखंड में बताए गए हैं, त्रिखंड या त्रितत्व के सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताए हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन किया भाई? सामान्य और विशिष्ट तत्व तो द्वितत्व में ही बता दिया था, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है? जो समूह तत्व है वो नई चीज बताई थी इन्होंने बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में। तो ये था बुद्धि का त्रिखंड त्रितत्व का सिद्धांत। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। कौन कौन से 3 कारक है? सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व और समूह तत्व। क्लियर है सभी के ये? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूँ सभी को। चौथा है बुद्धि का त्रितंत्र त्रिपाचीय या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, जिसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा साथियों, हमने ऊपर त्रिखंड या त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत पढ़ा है जो स्पीयरमैन का था, लेकिन त्रितंत्र और त्रिपाचीय, भाई त्रितत्व तो किसका है? स्पीयरमैन का। त्रिकारक किसका है? स्पीयरमैन का। और त्रिपाचीय किसका है? त्रितंत्रीय किसका है? साथियों ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। तो हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार त्रिखंड का स्पीयरमैन का है या फिर स्टर्नबर्ग का है। तो त्रिखंड त्रितत्व और त्रिकारक यहाँ पर ये तो स्पीयरमैन का है। और साथियों त्रितंत्र त्रिपाचीय और सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है साथियों। इसमें इन्होंने बुद्धि के यहाँ पर 3 इन्होंने भाई नाम ही क्या है? त्रितंत्र है। तो बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया गया था इनके द्वारा अपने इस सिद्धांत में। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर रहेगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। विकल्प में स्पीयरमैन 100% रहने वाला है, क्योंकि कंफ्यूज यहीं पर होंगे हम कि यार स्पीयरमैन ने दिया था या स्टर्नबर्ग ने। तो साथियों त्रितंत्र आए तो आपका आंसर होगा स्टर्नबर्ग। त्रिकारक त्रितत्व आए या त्रितत्व त्रिकारक या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आती है आपके, तो फिर आपका आंसर होगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बात करें तो बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय या संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत, जिसको गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा। 3 सिद्धांत हो गए एक जैसे, एक तो आपके त्रितत्व या त्रिकारक वाला हुआ, एक आपके त्रितंत्र वाला हुआ और एक आपके त्रिआयामी या त्रिविमीय हुआ। तो साथियों इसको संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके जनक कौन है? गिलफोर्ड है। तो तीनों के नाम याद रखिएगा। यहाँ पर वापस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। त्रिखंड त्रितत्व या त्रिकारक स्पीयरमैन, फिर त्रिपाचीय या त्रितंत्र रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, और बुद्धि का त्रिआयामी और त्रिविमीय गिलफोर्ड। इसको संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया था साथियों। कितने भागों में? 3 भागों में। और कौन कौन से भाग थे उसमें? एक तो आपके विषय वस्तु इन्होंने बताई है, एक आपके संक्रिय इसमें इन्होंने बताई है, और एक आपके उत्पाद इसमें बताया है। किसमें? बुद्धि के संक्रिय उत्पाद के सिद्धांत में या त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत में। साथियों विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कुल 120 कोष्ठ या कक्ष बताए हैं। आपके 180 भी आंसर आ सकता है, 120 भी आ सकता है और 150 भी आ सकता है। अगर 120 विकल्प में दे रखा है तो 120 ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में 120 को ही सही माना गया है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कोष्ठ बताए हैं? तो 120 कोष्ठ या कक्ष बताए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बुद्धि का बहुखंड बहुकारक या बालू का सिद्धांत, जो कि दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। साथियों थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं, बुद्धि में बहुत से कारक होते हैं। जैसे बालू की रेत होती है तो छोटे छोटे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कण होते हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धि में भी अलग अलग शक्तियाँ होती है साथियों, अलग अलग खंड या कारक होते हैं। बहुकारक इनको नाम दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। जिस कारक से संबंधित समस्या हमारे सामने आती है वह कारक सक्रिय हो जाता है और उस समस्या का समाधान कर लेता है। यह है बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत, और इसको बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि में छोटे छोटे बहुत सारे कारक होते हैं, जिस प्रकार बालू रेत होती है ना, उसमें होते हैं साथियों। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि गार्डनर के द्वारा दिया गया है। पूरा नाम है इनका हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा
बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। तो एग्जाम में कंफ्यूज कहाँ से होंगे कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत दोनों अलग अलग है। बहुकारक और बहुखंड थॉर्नडाइक ने दिया है और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। तो एकदम गोल्डन चीज़ें आप इस वीडियो में पढ़ रहे हो साथियों। कंफ्यूज जहाँ जहाँ होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें सम्मिलित की है। इसमें इन्होंने पहले तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जैसे अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, यहाँ पर संगीतज्ञ, यहाँ पर इन्होंने जो जैसे पायलट वगैरह, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, मतलब ये अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धि बताई। बाद में ये बुद्धि बढ़ाते गए, लेकिन कुछ बुद्धि के प्रकार इनके मान्य नहीं हुए थे साथियों। तो ये था बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर होगा आरबी केटल के द्वारा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। एक और आता है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो साथियों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया था सिरिल बर्ट व बर्नन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, सिरिल बर्ट व बर्नन के द्वारा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया है। तो आपको इनके सिर्फ जनक याद रखने हैं कि पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो बर्ट व बर्नन ने। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आरबी केटल ने। आरबी केटल ने 16 पीए प्रश्नावली का निर्माण किया था साथियों। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि 16 पीए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो आरबी केटल ने किया था। नेक्स्ट 10वें नंबर पे बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, जिसको थ्रस्टन व केली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने बुद्धि को अनेक भागों में बांटा है साथियों। देखो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है और बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थ्रस्टन व केली का है। बुद्धि का क व ख सिद्धांत ये हेब के द्वारा दिया गया और आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था साथियों, ब्लूम ने दिया था। तो इनके आपको नाम अच्छी तरह से याद रखना है। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम का है, बुद्धि का क व ख सिद्धांत हेब का है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थ्रस्टन व केली का है, पदानुक्रमिक सिद्धांत सिरिल बर्ट व बर्नन ने, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल ने, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है और बहुकारक या बहुखंड या बालू का सिद्धांत आपके कौन है, थॉर्नडाइक के साथियों। त्रिआयामी त्रिविमीय संक्रिया उत्पाद गिलफोर्ड है। बुद्धि का त्रितंत्र त्रिपाची या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। आपके त्रिखंड त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन है, इसको त्रिकारक भी कह सकते हो। द्विखंड द्वितत्व का स्पीयरमैन है और एक खंड एक तत्व का कौन है, अल्फ्रेड बिने हैं। तो ये बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाए हैं, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो ये थे आपके बुद्धि के सिद्धांत। नेक्स्ट अब हम साथियों बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है, इसमें 5-6 सिद्धांत मैंने सम्मिलित किए हैं और उनके बारे में मैं भी आपको बहुत ही अच्छी डिटेल देने वाला हूं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर रहेगा जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। साथियों संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारे मानसिक विकास से है साथियों, किससे है, हमारे मानसिक विकास से। जीन पियाजे के द्वारा अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया था। कौन कौन सी, एक थी आपके संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था थी, संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 वर्ष मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है साथियों, बालक इंद्रियों के माध्यम से, जो उसकी ज्ञानेंद्रिय होती है उसके माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है। फिर इसके बाद में दूसरी अवस्था इन्होंने जो बताई थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम था इसका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि इन्होंने बताई है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवधि है ये पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। साथियों इसमें इन्होंने बताया है कि बालक के सामने कई नई सारी चीज़ें आ जाती है और वह उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है कि यह क्या है, यह कौन है। ऐसे प्रश्न उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तीसरी इन्होंने जो अवस्था बताई है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक चलती है। अब इस अवस्था में बालक
कैसे प्रश्न करता है कि यह क्यों है और यह कैसे है, और साथ में मूर्त चिंतन करने लग जाता है। चीज़ों जो उसके सामने जो चीज़ें उसके सामने होती है मूर्त रूप से, उसके बारे में वो चिंतन करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट अंतिम जो अवस्था इन्होंने चौथी अवस्था बताई थी वो थी अमूर्त चिंतन की अवस्था। क्या नाम था उसका? अमूर्त चिंतन की अवस्था, या इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 11 वर्ष से लगभग 15-16 वर्ष के आसपास चलती है। बालक बड़ा हो जाता है, वह अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती है उनके बारे में भी वो चिंतन करने लग जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। साथियों, मनोविश्लेषण का प्रतिपादक भी सिगमंड फ्रायड ही है। मनोलैंगिक विकास का ये जो सिद्धांत है इसको पंच अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच अवस्था का सिद्धांत भी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को कहते हैं। देखिए, इन्होंने 5 अवस्थाओं का प्रतिपादन अपने इस सिद्धांत में किया है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में। जैसे इन्होंने बताया है, पहली अवस्था बताई है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था साथियों, इनमें इन्होंने क्या बताया है कि बालक 0 से 1 वर्ष यहाँ पर मुख के माध्यम से अपनी काम वासना की पूर्ति करता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है गुदी अवस्था। अब जो काम वासना है वो गुदी क्षेत्र में चली जाती है, इसीलिए गुदी अवस्था में बालक मल मूत्र त्याग करके खुशी का अनुभव करता है। तीसरी है लैंगिक अवस्था। किस नाम से जाना जाता है? लैंगिक अवस्था। साथियों, इसमें उसको ये पता चल जाता है कि भाई ये माता है, ये पिता है, और जो बालक होता है वो अपनी माता से, और जो बालिका होती है वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियाँ यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। चौथी अवस्था आती है आपके सुप्त अवस्था। किस नाम से जाना जाता है? सुप्त अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इसमें काम वासना दब जाती है, मतलब समलैंगिक यहाँ पर व्यक्ति हो जाता है। समलैंगिक मतलब लड़के लड़कों को पसंद करते हैं और लड़कियाँ लड़कियों में रहना पसंद करती है। और अंतिम जो अवस्था इन्होंने बताई है 5वीं, वो बताई है जननेंद्रिय अवस्था, जो साथियों 12 वर्ष से अधिक का जो समय है उस तक चलती है, 12 से 18 वर्ष के आसपास। इस अवस्था में बालक में संतान उत्पत्ति संबंधी गुण विकसित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियां हैं ये वापस सक्रिय हो जाती है। और यहाँ पर पहले तो माता पिता से प्रेम था, अब यहाँ पर जो उनकी उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं उनमें प्रेम चला जाता है। जैसे लड़के हैं उसकी उम्र की लड़कियों से पास में जाना चाहता है, और जो लड़कियां हैं वो उसकी हम उम्र के जो लड़के होते हैं उनसे दोस्ती रखना चाहती है। तो ये थी 5वीं अवस्था। इस प्रकार इसको पंच अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है साथियों। इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के इस सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था, जिसमें साथियों प्रथम अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, और अंतिम अवस्था है साथियों संपूर्णता बनाम निराशा की। टोटल 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक्सन के द्वारा किया गया है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक एरिक्सन ने दिया। कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 8 अवस्थाएं बताई है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर और 6 उप स्तर का प्रतिपादन किया। 3 स्तर और 6 उप स्तर का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से स्तर बताए हैं इन्होंने? जैसे पूर्व ऋत्यकाल, फिर ऋत्यकाल और फिर ऋत्यकाल, पूर्व ऋत्यकाल, ऋत्यकाल और उत्तर ऋत्यकाल। उत्तर ऋत्यकाल इसको पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बालक का नैतिक विकास होता है। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसके जनक कोहलबर्ग है। लेकिन साथियों, एक और नैतिक विकास सिद्धांत आता है जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ये नैतिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। हालांकि एक सिद्धांत पियाजे ने भी दिया था नैतिकता के बारे में। एग्जाम में प्रश्न पूछे
कि नैतिकता के ऊपर सर्वप्रथम कार्य किसने किया, तो जीन पियाजे रहेगा। लेकिन बाद में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया है साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत जिसको नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, नोम चोम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया है। नोम चोम्स्की ने बताया है कि किस प्रकार से बालक का भाषा विकास होता है, उसमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिसको वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, चोम्स्की ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने दिया। वाइगोस्की ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि जो बालक का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक की जो अंतः क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप होता है साथियों। तो इस प्रकार ये बाल विकास के सिद्धांतों को मैंने ऊपरी सारी चीज़ें आपको बता दी है। नेक्स्ट, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कम समय में जो ज़्यादा नॉलेज वाली बात होती है ना, वो इस वीडियो में आपको मिलेगी साथियों। तो चलिए अधिगम के सिद्धांतों को देख लेते हैं साथियों। अधिगम के सिद्धांतों में सबसे पहले हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो है थोंडाइक का सिद्धांत, सभी ने पढ़ रखा होगा, जिसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको ठोस अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको SR थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। साथियों, इस सिद्धांत में देखो इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था थोंडाइक ने, बिल्ली पर। बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली भूखी थी, बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसमें एक बटन था साथियों, जैसे ही बिल्ली का पंजा उस बटन पर पड़ा वो बाहर निकलकर भोजन करने में सफल हो गई। ये क्रिया कई बार दोहराई गई तो सबसे अंत में जब भी उसे भूख लगती वो बटन को दबाती और भोजन को प्राप्त करना वो सीख गई थी। तो ये था प्रयास एवं त्रुटि या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों, इस सिद्धांत में ही इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं। अधिगम के नियम इसी सिद्धांत में इन्होंने दिए हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक, इन्होंने सीखने के प्रमुख नियम दिए हैं। प्रमुख नियमों को मुख्य नियम भी कहा जाता है। और दूसरा, इन्होंने गौण नियम दिए हैं। तो गौण नियमों की संख्या 5 है और मुख्य नियमों की संख्या 3 है। कौन कौन से नियम दिए हैं इन्होंने, तो तत्परता का नियम मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम मुख्य नियम है और प्रभाव या परिणाम का नियम मुख्य नियम है। तो ये 3 मुख्य नियम दिए हैं साथियों और 5 गौण नियमों का भी उल्लेख इन्होंने अपने इस सिद्धांत में किया है। नेक्स्ट बात करेंगे तो दूसरा सिद्धांत है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं और जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया, पावलोव के द्वारा दिया गया। सभी को पता होगा कि इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों। ये नाम विशेष तौर पे रट लेना है बिल्कुल सभी को, क्योंकि एग्जाम में यही नाम आते हैं साथियों। मैंने सारे नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। प्राचीन अनुबंधन का किसने दिया, या अनुकूलित अनुक्रिया का, या शास्त्रीय अनुबंधन का। तो ये सारे एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत के नाम है। किसने दिया ये सिद्धांत, पावलोव ने दिया है। प्रयोग किस पर किया इन्होंने, तो कुत्ते पर प्रयोग किया साथियों। कुत्ते को इन्होंने एक निश्चित तरीके से बांध दिया था और उसकी जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके साथियों उसके लार को एक जो बर्तन आप उसको कह सकते हो, उसमें लार वहाँ पर इकट्ठा होने दिया। तो कुत्ते को भूखा रखा और उसके सामने साथियों भोजन लाया गया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आई, लार आई। तो इस प्रयोग को करने से पहले ये क्या बजाते थे, एक घंटी बजाते थे और 5 से 7 सेकंड में या 3 से 7 सेकंड में ये घंटी के बाद भोजन प्रस्तुत करते थे। तो कुत्ते की एक आदत पड़ गई कि भाई घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन आने वाला है। तो घंटी बजते ही उसके मन में कि भाई हाँ भोजन आ गया, मतलब यहाँ संकेत अधिगम उसका हुआ, अनुबंधन स्थापित इसमें किया गया और घंटी से ही उसके मुंह में लार का आना हो गया। तो घंटी क्या थी साथियों, यहाँ पर एक उद्दीपक थी, लेकिन ये कैसा उद्दीपक था, अनुबंधित उद्दीपक था, जिससे
जो अनुक्रिया हुई लार का आना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया थी। तो यदि अस्वाभाविक उद्दीपक से भी यदि आप स्वाभाविक अनुक्रिया करा लेते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुबंधन स्थापित करना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा दिया गया था साथियों। इस सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या था, अनुबंधित उद्दीपक थी घंटी। इस सिद्धांत में अनानुबंधित उद्दीपक क्या था, तो अनानुबंधित उद्दीपक था भोजन। इस सिद्धांत में अनुबंधित अनुक्रिया क्या थी, तो लार का आना ही अनुबंधित अनुक्रिया और अनानुबंधित अनुक्रिया दोनों ही अनुक्रिया लार का आना ही थी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे बात करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको अधिगम का विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। CL हल के द्वारा साथियों, क्लार्क लेविन हल के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो CL हल ने दिया। हालांकि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन था उसमें भी इन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग तो किया था, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था साथियों CL हल के द्वारा, जिसको अधिगम का विधिक सिद्धांत या क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखें तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है साथियों। किसके द्वारा दिया गया, कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कोपका के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। साथियों इस सिद्धांत में इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति के सामने जब समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति किससे करता है, सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से उस समस्या का समाधान करता है साथियों। नेक्स्ट पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पे है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो अलग अलग नाम आ सकते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के दो, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत के दो, या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के दो। किसके द्वारा दिया गया है, ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर या BF स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। साथियों इस सिद्धांत में भी इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया है। और यह जो सिद्धांत है प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर। किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। साथियों इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया और उसमें चूहे को बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक नली लगा दी और नीचे भोजन रखने के लिए एक थाली लगा दी। चूहा यहाँ पर देखिए जैसे ही क्रिया करता है, एक बटन है जिस पे पैर पड़ते ही यहाँ ऊपर जो भोजन रख दिया था तो भोजन कहाँ आ जाता था, थाली में आ जाता था साथियों। और चूहा उस भोजन को प्राप्त करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता था। तो चूहे को जब भी भोजन की जरूरत पड़ती, भूख लगती, तो चूहा पहले इस लीवर को दबाता है और फिर भोजन आता है। मतलब पहले इसमें क्रिया पहले की जाती है और पुनर्बलन बाद में दिया जाता है। यदि पुनर्बलन आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो, मतलब जो परिणाम है यदि वो संतुष्ट करने वाला है, तो जो सीखने वाला है वो दोबारा क्रिया जरूर करेगा, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें छठे सिद्धांत की, तो छठा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। साथियों सामाजिक अधिगम के इस सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा ने बताया है कि बालक जो व्यवहार सीखता है, सामाजिक व्यवहार, वो अवलोकन या प्रेक्षण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से, अवलोकन या प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब भी अवलोकन करना ही होता है। बालक दूसरों को देखता है, उनका प्रेक्षण करता है, अवलोकन करता है और फिर उन व्यवहार को अनुकरण करके दोहराता है साथियों। उसके बाद में वह उस व्यवहार को करना सीख जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई गलत चीज़ बालक देख रहा है तो बिल्कुल उस चीज़ का वो अनुकरण करेगा और वो उस गलत चीज़ को करना सीख जाएगा। तो ये था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें अवलोकन या प्रेक्षण पर जोर दिया गया है कि बालक का सामाजिक व्यवहार, कैसे बालक व्यवहार सीखता है, तो अवलोकन के माध्यम से या प्रेक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें आवश्यकता या पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अथवा अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, जिसके जनक हैं मेस्लो। किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत, मेस्लो के द्वारा दिया गया है। साथियों इस सिद्धांत में मेस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकता बताई। जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो वो सुरक्षा की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। जब व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है
तो वो प्रेम की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति के द्वारा जब प्रेम की आवश्यकता पूरी कर ली जाती है तो व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, और व्यक्ति को जब सम्मान भी मिल जाता है तो व्यक्ति आत्मसिद्धि की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार 5 आवश्यकता इन्होंने एक पदानुक्रम रूप में बताई, इसीलिए इसको आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करें अगले सिद्धांत की, तो आपके 8वां सिद्धांत है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। साथियों, क्षेत्रीय सिद्धांत कहता है कि मानव का सीखने का एक निश्चित क्षेत्र होता है। यदि आप उसको दूसरे क्षेत्र में ले जाओगे सीखने के लिए तो उसके मार्ग में अंग्रेजी के यू आकार की बाधा बन जाती है साथियों, जिसको व्यक्ति पार नहीं कर पाता है। अंग्रेजी में का जो यू आकार का उल्टे यू आकार की बाधा बन जाती है, जिसको व्यक्ति पार नहीं कर पाता है, फिर उसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और लक्ष्य प्राप्ति में भी काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। तो यह है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, जिसको टोलमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों टोलमैन ने दिया। नेक्स्ट समीपता या सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको एडविन आर गुथरी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया है कि जितना उद्दीपक पास में रहेगा अनुक्रिया भी उतनी ही तीव्र गति से होती है। और साथियों जो अनुक्रिया होती है यह उद्दीपक जितनी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला है उसी प्रकार से अनुक्रिया होगी। अगर उद्दीपक पास आता जाएगा तो अनुक्रिया भी उतनी ही तीव्र गति से होती है। सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको एडविन आर गुथरी ने दिया है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो आसुबेल ने। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत, जिसको रॉबर्ट एम गेने ने दिया है। साथियों इन्होंने अधिगम को एक निश्चित सोपान में बताया है और अपने इस सोपान में इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अधिगम का प्रकार बताया है इन्होंने वो है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार है, और कुल 8 प्रकार इन्होंने अधिगम सोपानिकी सिद्धांत में बताए गए हैं साथियों। तो ये रॉबर्ट एम गेने का सिद्धांत है। आशा है आपको वीडियो क्वालिटी वाला लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।